आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है और कब किया है? सर मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स में 2015 में ग्रेजुएशन किया। 2015। इन 5 वर्षों में आपने क्या किया? सर शुरुआत में मैंने कुछ एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिविल सेवा में ही ज़्यादा मेरी अभी रुचि बन रही है, तो अच्छा, मैंने अध्ययन किया था और मैं तैयारी कर रही हूँ सिविल सेवा की। तो आप प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? सर मुझे लगता है मेरा मेरा बचपन से ही एक रुझान था प्रशासनिक सेवाओं की ओर, और ये एक बहुत विस्तृत कार्य क्षेत्र देता है। मुझे लगता है कि ये मेरे व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारेगा, और मेरा जो व्यक्तित्व है, मुझे यह सेवा बहुत ही रुचिकर लगती है। तो प्रशासन में कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो आप देखती हैं कि आप इस पर प्रथमतः कार्य करेंगी? सर प्रशासन में एक तो है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, फिर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये चीजें बहुत आवश्यक है। जो मुझे लगता है कि इन चीजों में अभी जैसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार हम देखते हैं अपने चारों तरफ, जब देखते हैं कार्य अच्छा, पद्धति में, तो मुझे तो लगता है कि मैं इन चीजों पे सबसे पहले आप ये कार्य करना मानती हैं चाहूँगी। कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है? सर अभी तो खैर बहुत धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी पारदर्शिता बढ़ी है, सरकार के बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसके वजह से पारदर्शिता अभी बढ़ रही है। अच्छा। अच्छा, आपने स्नातक में मैथमेटिक्स रखा था, इसमें कौन जी सा विषय का चयन किया आपने? सर, इसमें मैंने दर्शन तो दर्शन शास्त्र क्यों लिया आपने? मैथमेटिक्स शास्त्र विषय का चयन मैथमेटिक्स का किया। साथ क्यों छोड़ दिया? सर मेरी बचपन से थोड़ी आध्यात्मिक अभिरुचि भी थी, और जब मैं पढ़ रही थी मैथमेटिक्स, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस थे जो मूल रूप से दार्शनिक थे। जैसे थेल्स हैं, पाइथागोरस हैं। जब हम उनका परिचय पढ़ते थे शुरुआत में, तो उनके बारे में फिलोसोफर्स लिखा होता था। तो एक तो मेरी इस वजह से भी अभिरुचि बढ़ी। फिर प्रशासनिक सेवा में दर्शन शास्त्र, मतलब इन परीक्षाओं में सिलेबस में एक संक्षिप्त सिलेबस है, और मुझे ये विषय रुचिकर लगा सर, इसलिए मैंने इसे चयन किया। गीता आपने पढ़ी है? सर पढ़ी है, संक्षिप्त रूप से पढ़ी है। आप बता सकते हैं कोई किसी अध्याय का वो कोई श्लोक जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है? सर श्लोक तो पूरी तरह से संस्कृत में याद नहीं है, लेकिन उसका एक श्लोक है। सर अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ अच्छा, रहा। ऐसे उसके अलावा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का श्लोक जो है, जो क्या बहुत ही क्या कहता है ये श्लोक? सर ये कहता है कि हम कर्म करने में हमारी आस्था होनी चाहिए। फल जो है वो उसके फल मतलब निष्काम कर्म के बारे में यह श्लोक हमें बताता है कि फल की आसक्ति में पड़कर नहीं, बल्कि अपने कर्म में हमारा अधिकार है, तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। आप आपने देखा कि फिलॉसफी में आपकी बहुत अभिरुचि है और गणित में भी बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ भी हुए जो बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर भी थे। 3 4 5 का नाम बता सकते हैं जो भारतीय पृष्ठभूमि से? सर भारतीय पृष्ठभूमि से भी आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, वराह मिहिर हैं। सर बाकी ऐसे मॉडर्न मैथमेटिशियन में तो रामानुजन, शकुंतला देवी, लेकिन इनका दर्शन से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, आर्यभट्ट ने क्या दिया? सर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की है, सूर्य सिद्धांतिका की रचना की है। उन्होंने मतलब वो एक गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, ग, और उन्होंने सौर गणित गणित ग्रहण, में चंद्र क्या दिया ग्रहण, उन्होंने? गणित में क्या दिया? गणित में शून्य, शून्य की खोज के कारण आर्यभट्ट को भारतीय गणित में गणित का पिता या जनक भी कहते हैं। और कुछ? और दशमलव प्रणाली, पाई का मान, ये सब आर्यभट्ट की योजना। पाई का कितना मान होता है? 3.14। अच्छा, पाइथागोरस का भी आपने नाम लिया है। पाइथागोरस कहाँ के थे? पाइथागोरस सर शायद ग्रीस के थे।
ग्रीक थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने एक समकोण त्रिभुज के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम ज्यादातर फेमस है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब का जो वर्ग होता है और आधार का वर्ग वो कर्ण के वर्ग के बराबर है। आपके स्नातक का विषय प्रशासन में क्या योगदान कर सकता है? सर, गणित हमें थोड़ा तार्किक बनाता है और एक तो बहुत मेहनत करवाता है तो ये चीजें, और मुझे लगता है कि प्रशासन में योगदान करेगी। और फिलॉसफी का क्या योगदान हो सकता है? सर, फिलॉसफी और गणित दोनों में एक जो कॉमन चीज है वो है लॉजिक, तार्किकता। और फिलॉसफी हमें एक बौद्धिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये चीजें प्रशासन में। बिहार के एक बड़े मैथमेटिशियन हुए जिनका गत वर्ष निधन हुआ, आप बता सकते हैं उनका नाम? वशिष्ठ नारायण। वशिष्ठ नारायण जी का क्या योगदान है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में? सर, कैलकुलस में मुझे लगता है उनका योगदान, मैं पूरी श्योर नहीं हूँ। अच्छा, श्योर नहीं है। शकुंतला देवी का क्या योगदान है, बता सकती हैं? शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। वो 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया था। उन्होंने बहुत लंबी गणनाएं की, मतलब उनका मस्तिष्क बहुत तेज काम करता था, तो गणनाओं के कारण उनका गणित में। अच्छा, ये केंद्र सरकार ने एक अपनी नई शिक्षा नीति में उन्होंने कहा कि संस्कृत में मैथ्स विज्ञान की पढ़ाई होगी। इसको आप आगे बढ़ने वाला कदम मानती हैं या यह अधोगामी कदम है? सर, मुझे लगता है ये बहुत ही प्रगतिशील कदम है एक तरह से। ये भारत सरकार ने ही, विदेशों में भी ये चीज देखा गया है कि जो कंप्यूटर्स में जो एल्गोरिदम काम करते हैं, संस्कृत भाषा उसमें बहुत ही सहायक है। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं भारत में भी गणित में, वैदिक मैथमेटिक्स है सर, जिसमें मुझे लगता है कि अभी तक उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे जैसे आर्यभट्ट के भी ग्रंथ हैं, तो मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनसे अभी की पीढ़ी जो है वो पूरी तरह वंचित है। अगर संस्कृत में इसको बढ़ावा देते हैं तो संस्कृत और गणित दोनों का समान रूप से विकास होगा। बुद्ध अपने आप में बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे बुद्ध, और बुद्ध गणितज्ञ भी थे। बुद्ध की गणितज्ञ के विषय में कौन सा पुस्तक इस बात के हमको अभिज्ञान देता है? ललित विस्तार। ललित विस्तार, क्या पता चलता है ललित विस्तार में, जानती हैं आप? पूरी तरह पता नहीं है सर, बस ग्रंथ के बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जैन में देखें तो एक स्यादवाद का सिद्धांत दिखाई पड़ता। ये स्यादवाद क्या कहता है? स्यादवाद एक अपेक्षिकता का सिद्धांत है। अगर किसी वाक्य में वो स्याद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हर कोई अपने दृष्टिकोण से सही होता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया जाता है एक हाथी का, कि मतलब जो दृष्टिहीन है वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग अंगों को छू के, तो वो अपने अपने दृष्टिकोण से सभी सही होते हैं। तो अनेकांतवाद जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, उसी की परिणति है एक तरह से। स्यादवाद उसे कहने का एक जरिया है। तो क्या है सात, बता सकते हैं? सर, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति च, मतलब है, नहीं है भी और नहीं भी, है और अव्यक्त है, नहीं है और अव्यक्त है नहीं है और अव्यक्त है, ऐसा है। पुनर्जन्म को लेके बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई अंतर देखती हैं आप? सर, बुद्धिज्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है, क्योंकि वो अनात्मवाद या नैरात्मवाद का सिद्धांत देता है। और पुनर्जन्म के बारे में यही कहा जाता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन जैन धर्म मानता है। अगर आप जैन और बौद्ध को देखें तो आप फिलॉसफी को आप बड़े नज़दीक से देखती होंगी। ये क्या कारण है कि जैन का विस्तार
उतना नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। सर जैन धर्म अपने आप में, जैन धर्म के जो नियम हैं वो काफी कठोर थे, जो सभी के लिए आसान नहीं थे उन्हें अपनाना। जबकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी काफी ज्यादा मिला। तो इस वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, कि जैन धर्म उतना प्रसारित नहीं हो पाया। ये आपको प्रजातंत्र की अवधारणा पढ़नी है। प्रजातंत्र, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है कि लोकतांत्रिक देश है कि गणतांत्रिक देश है? दोनों में अंतर है, कुछ अंतर दिखाई पड़ता है या सब सिनोनिम्स है? जी सर। जी सर, प्रजातंत्र और लोकतंत्र तो सिनोनिम्स है। गणतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसमें जो शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र प्रमुख, वो निर्वाचित होते हैं। अच्छा, तो ये प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? सर प्रजातंत्र का मूल रूप से अर्थ जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी। संविधानवाद, ये संविधानवाद क्या है? हेलो, संविधानवाद किसे कहते हैं? नेटवर्क टूट रही। हेलो। हाँ स्नेहा, सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज। संविधानवाद मैंने पूछा था, इसको जरा परिभाषित करें। जी सर। सर संविधानवाद वह व्यवस्था है जिसमें शासन संविधान के अनुरूप चलता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, किसी व्यक्ति या संस्थान या की नहीं। संविधान सर्वोच्च है, इस बात के आधार पर जो संविधान में जो भी कानून बनने निर्मित किए जाते हैं, जो भी समाहित किए जाते हैं, इसकी संवैधानिकता का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करती है, न्यायालय करती है। ये किस अनुच्छेद के तहत इसको अधिकार प्राप्त है? मुझे याद नहीं। अच्छा, आर्टिकल, किस आर्टिकल में राज्य को परिभाषित किया गया? सर राज्य की परिभाषा सबसे पहले अनुच्छेद 13 में दी गई है। 13 अधिकारों के तहत 12 में सर, सॉरी 12 में सर। अच्छा, जी सर। तो ये बता सकते हैं कि क्या राज्य की परिभाषा है? सर राज्य की परिभाषा में राज्य सरकारें आती हैं और कुछ अन्य निकाय भी आते हैं सर, मैं अभी पूरी तरह रिकॉल नहीं कर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये समाजवाद शायद आपको पढ़ना भी होगा, समाजवाद और साम्यवाद, जी सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस? सर समाजवाद और साम्यवाद मुख्य रूप से इनमें अंतर जो है वो साध्य दोनों में समान है। साधन की मतलब असमानता है। दोनों समाज में समानता को ही बल देते हैं, लेकिन साम्यवाद ये इन प्रकार इन किसी भी तरह, मतलब साम्यवाद हिंसा का भी सहारा लेता है, लेकिन समाजवाद अहिंसक रीतियों से लोकतांत्रिक तरीके से समाज में समानता की स्थापना करने को बल देता है। अच्छा, भारतीय समाजवाद को आप किस रूप में बताएंगे? भारतीय समाजवाद तो लोकतांत्रिक समाजवाद ही है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से समाज में सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अभी एक नई अवधारणा लोगों में विकसित हो रही है कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं,
अब उसकी औचित्यता ने उसको मूल स्वरूप में लौट जाना चाहिए। तो क्या समाजवाद की औचित्यता है अभी भारत में? जी सर, समाजवाद की औचित्यता तो हमेशा ही रहेगी सर। कैसे कैसे बताएंगे कि समाजवाद की औचित्यता है? सर, भारत में तो और सामाजिक मतलब पृष्ठभूमियों में भी समता है, लेकिन संविधान के द्वारा ही हमें सामाजिक समानता दी गई है, तो समाजवाद की औचित्यता तो हमेशा ही बनी रहेगी। अच्छा। जाति और वर्ग जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं? जाति जाति तो शुरुआत हुई थी वो कर्म आधारित, लेकिन अभी वो जन्म आधारित हो गई है। मुख्य रूप से जाति किसी के पेशे को बताती है, लेकिन अभी वो वंशानुगत हो गया है, तो आवश्यक नहीं है कि जो जिस पेशे में हो वो उसी जाति का हो। और वर्ग समाज में जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, वो आय से संबंधित है। अच्छा, ये गांधी जी का अगर ट्रस्टीशिप सिद्धांत देखें, ये भी कहीं न कहीं समाजवाद को ही प्रतीकित करता है। क्या था इनका ट्रस्टीवाद सिद्धांत? सर, इनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था कि समाज में जिसके पास धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास अधिक धन है, आवश्यकता से अधिक, तो उसे समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भारतीय भारतीय जो अभी वर्तमान में सरकारें हैं वो पूंजीवाद की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो रही हैं, समाजवाद को पीछे छोड़ रही हैं? भारत में आरंभ से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है, जो पूंजीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण है, और वक्त और परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे अभी जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद की ओर सरकार अग्रसर हो रही है, लेकिन यह भी दूरगामी रूप से हितकर है सर देश के लिए। अभी हम लोग समाजवाद को नहीं छोड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता? सर, एक तरह से कह सकते हैं कि जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं अभी वो थोड़े समाजवाद से अलग जा रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य समाज में सामाजिक समानता ही स्थापित करना है और निम्न वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। आपने कहा कि निम्न वर्ग को मुख्य धारा में लाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि चंद आप आंकड़े हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं कि कुछ वर्गों के पास 86% हमारी संपत्ति का संग्रह ही है, और आय की विषमता को देखें तो ये और चौड़ी होती जा रही, बिल्कुल गहरी होती जा रही। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फॉल्ट मुझे दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है ये पॉलिसीज का फॉल्ट नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट है। और ये यहाँ भारत में आय की असमानता के बहुत सारे कारण हैं सर, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। सामाजिक मतलब आर्थिक रूप से असमानता हम देखते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे जैसे क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं, अशिक्षा भी है, लोगों की परंपरावादी सोच भी है, और बहुत हद तक जो सरकार योजनाएं चला रही है उनका उन वर्गों तक न पहुंच पाना है जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसका मतलब मानते हैं कि प्रशासन अक्षम है? सर, अक्षम तो नहीं, लेकिन प्रशासन को और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। ये अभी कृषि बिल का इतना विरोध हो रहा है, क्यों ऐसी सरकारें इतनी रिजिड हो जाती? आपको लगता है कि ये सरकार जो है कृषक विरोधी नहीं है? सर, कृषक विरोधी सरकार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जब इस लक्ष्य की घोषणा हुई थी कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है, तो इसके लिए ही ज्यादातर कदम उठाए जा रहे हैं। और अभी जो कृषि बिल लाए गए हैं उसका मूल उद्देश्य भी किसानों की आमदनी बढ़ाना है, लेकिन यहाँ समस्या है कि किसान उन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि उससे उन्हें क्या लाभ होगा, और जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें विरोध भी निहित होता है सर।
तो अभी धीरे धीरे जनता उसको तो स्वीकार करती है। आप मानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत समृद्ध हैं, लिटरेट हैं, और वो बिल का विरोध कर रहे हैं? बिहार का किसान कमज़ोर है, वो विरोध नहीं कर रहा। बिहार में क्यों नहीं विरोध हो रहा? सर, बिहार में विरोध नहीं होने का सबसे बड़ा तो कारण है कि यहाँ पे पहले से ही एपीएमसी एक्ट वगैरह लागू नहीं है, और यहाँ पे पहले से ही वही व्यवस्था चली आ रही है। और बिहार के किसान सर, यहाँ पे ज्यादातर विरोध, किसी किसानों को डर है कि उन्हें एमएसपी पे जो उनकी खरीद होती थी वो अब नहीं होगी, और ज्यादातर ये पंजाब हरियाणा के किसान ही एमएसपी पे कर पाते थे। ये एमएसपी सर, क्या एक होता है? रिपोर्ट आई थी। एमएसपी क्या होता है? सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो मूल्य जो सरकार, जिन मूल्य पर सरकार किसानों को ये गारंटी देती है कि वो किसानों से खरीद करेंगी। अच्छा, तो ये कौन तय करता है ये? सर, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब द्वारा तय गठित किया हुआ था जाता ये? है। सर, याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बिहार की जो कृषि है, इसके संबंध में लगातार रिफॉर्म्स होते रहे, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो नई नई योजनाएं लेकर आते रहे। अभी नई एक पहल उन्होंने शुरू की है। क्या शुरू की है, बता सकते हैं? सर, अभी तो जैसे जैविक कॉरिडोर वगैरह शुरू हुआ है। अच्छा, और कुछ नहीं? अच्छा, चलिए जैविक कॉरिडोर के बारे में बताइए। जैविक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक के शुरू कर रही है? सर, ये गंगा नदी के किनारे जो क्षेत्र, किस प्रकार की उपजाऊ खेती की क्षेत्र, बात की जा रही है? वहाँ पे जैविक विधियों से खेती करने की बात की जा रही है, औषधीय पौधों की, इन सब चीजों की। अच्छा, केवल औषधीय पौधे, और भी कुछ पौधे? नहीं, और भी पौधे सर, लेकिन जैविक विधियों से उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात। किसानों की आय दुगनी करनी है। बिहार भी के जो है वो भी कटिबद्ध है इस विषय में। एक किसान रेल चलाई गई, जी सर। किन उद्देश्यों को लेकर चलाई गई? सर, किसान रेल इसलिए चलाई गई है कि जो किसानों की फसल है, खासकर जो फल और सब्जियां वगैरह है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य भी किसान अपनी जो उत्पाद हैं वो बेच सकें बिना खराब हुए, उचित भंडारण के साथ। तो इसलिए किसान रेल चलाई गई। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं आप देखती हैं? तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, कृषि भी यहाँ अच्छी हो सकती है, तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी संभावना है। और भी है सर, जैसे चमड़ा उद्योग है। और अभी परिवहन मंत्री गडकरी साहब ने एक पुल का उद्घाटन किया, और उन्होंने बिहार में एक नई संभावना व्यक्त की उद्योग के क्षेत्र में। क्या था वो, बता सकती हैं आप? जी सर, नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे पर्यटन उद्योग की क्या संभावनाएं आप देखती हैं बिहार में? जी सर, पर्यटन की यहाँ सर बहुत सारी संभावना है। अभी बिहार में पर्यटन सर्किट, जैसे 8 पर्यटन सर्किट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हर धर्म से रिलेटेड यहाँ काफी सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो उनको और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके काफी ज्यादा, फिर प्राकृतिक भी कई सारे हैं, जैसे नवादा में है ककोला जलप्रपात, राजगीर में। तो इन सब जगहों में, लेकिन ये है कि सर परिवहन की थोड़ी असुविधा होती है, या आसपास उतना उत्तम प्रबंध नहीं ठहरने का। तो इन वजहों से आप मुझे बौद्ध सर्किट बताएं कि कहाँ कहाँ, कौन कौन सा स्थल है, और अभी एक नया स्थल भी जुड़ा है। नए स्थल के बारे में तो नहीं जानकारी मुझे, लेकिन ऐसे राजगीर में, वैशाली में, इन सब
ये सब जगह ही ज़्यादातर मुख्य रूप से हैं सर बौद्ध के। बोध गया आपने नाम नहीं लिया। बोध गया सर सबसे महत्वपूर्ण स्थल। अच्छा, ये पर्यटन के को उद्योग का दर्जा जो है देने की आवश्यकता है। एक उसमें कोई रोड मैप आप बता सकती हैं कि क्या क्या इससे किया जाना चाहिए ताकि पर्यटन उद्योग और आगे बढ़ जाए। सर मैं समझी नहीं आपका प्रश्न। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी नेपाल के साथ आप देखें तो हमारे संबंध विगत वर्षों में बिगड़े थे। इसके पीछे क्या कारण देखती हैं आप? सर चीन का जो हस्तक्षेप है, चीन की जो महत्वाकांक्षी नीति है, तो भारत को एशिया में भारत एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। चीन की ये नीति है कि वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बना रहा है। ऐसा कहते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स। तो भारत के भी नेपाल के साथ या फिर अन्य देशों के साथ काफी सारे ऐसे परियोजनाएं थी, लेकिन वो चल रही थी, थोड़ी विलंब हो रहा था उनमें। तो उसके वजह से, और उसके अलावा नेपाल की आंतरिक राजनीति में भी भारत का काफी हस्तक्षेप था। तो ये सब रीजन थे सर जिसके वजह से नेपाल के साथ हमारे संबंध थोड़े थे। तो इसका मतलब है कि चीन अपनी कूटनीतिक नीतियों में सफल रहा और हमारी कूटनीतिक विफलता रही कि हमने उसको ढकेल दिया चीन की ओर। सर विफलता तो नहीं कह सकते, लेकिन इस संबंध में हमें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है? सर सर्वोदय की अवधारणा है वो मुख्य रूप से यहाँ पे भारत में तो महात्मा गांधी द्वारा दी गई। और महात्मा गांधी ने इसको कहाँ से ग्रहण किया था? महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट इससे ग्रहण किया था सर्वोदय की अवधारणा। और उनका ये था कि सभी मतलब समाज का हर वर्ग को विकास के समान अवसर मिले हर क्षेत्र में। बाद में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इन लोगों ने सर्वोदय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। डार्विन की जो नीति फिलॉसफी रही, उन्होंने कहा कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा लेती। जी सर। हक्सले जो है वो कहते हैं जियो और जीने दो, और सर्वोदय कहता है तुम दूसरे को सिखाने के लिए, उसको जिलाने के लिए उसको जीने का मौका दो। तो ये उसके लिए काम करो। इन तीनों की नीतियों को आप बड़े सूक्ष्म दृष्टि से भी देखते होंगे फिलॉसफी में। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन तीनों में किसके निकट आप अपने को महसूस करती हैं, तो आप क्या नाम देंगे? सर मैं तो सर्वोदय की विचारधारा के ही निकट अपने आप को मानूंगी, क्योंकि डार्विन की जो विचारधारा थी वो प्राकृतिक नियमों से ग्रहण की गई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो है वो प्राकृतिक रूप से समान रूप से चलते रहता है हर प्राणी के लिए सर। पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठतर प्राणी है, मनुष्य में नैतिक गुण है। तो ये मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी बढ़ने का समान अवसर दे। आप ये मानती हैं कि प्रशासन के लिए किसी प्रशासक में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए और उसमें कौन आपके अंदर है? सर किसी प्रशासक में सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है सर, जो बहुत जरूरी है प्रशासक में, और मैं इन गुणों के निकट मानती हूँ खुद को। आप इस बोर्ड को कैसे सिद्ध करेंगे कि आप में ईमानदारी है, आप में धैर्य है और इन तमाम गुणों का समाविष्ट आपके अंदर में है? ये बोर्ड को कैसे सिद्ध करेंगे? सर सिविल सेवा की तैयारी सबसे पहले अपने आप में बहुत लंबे समय तक ये तैयारी धैर्य विकसित कर देती है, और बाकी चीजें तो खैर हमें सर ट्रेनिंग में भी मिलती है। अध्ययन के दौरान बहुत सारे ऐसे गुण हमें मिलते हैं, और अपने निजी जीवन में भी ऐसा मुझे लगता है कि मुझ में ये गुण।
बाहर भी आपके कई मित्र बैठे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप इनसे कौन सी विशिष्टता लिए हुए आप हैं जिसके कारण मैं आपका चयन कर लूँ? सर यह तो आप पर निर्भर करता है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपका साक्षात्कार समाप्त कर रहा हूँ स्नेहा।